Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. I'm here with a new topic, so let's begin. आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, और क्रिएटिविटी जो है वो एक कॉमन ऑपरेशनल मेंटल है जो सबके अंदर होती है। स्पेसिफिक फैक्टर्स भी बोला गया है क्रिएटिविटी को, जैसा कि हमने टू फैक्टर्स थ्योरी पढ़ी थी, जी फैक्टर और एस फैक्टर, जिसमें ये बताया गया था कि एस फैक्टर के लिए जी फैक्टर का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो ये स्पेसिफिक फैक्टर्स है वो क्रिएटिविटी यहाँ पर बताया गया है। एंड चलिए अब जान लेते हैं कि जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपनी थ्योरी में जो टेस्ट किए थे उसमें क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस का क्या रिलेशनशिप बताया। टर्मन ने 1925 में एक फेमस स्टडी की थी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, जिसमें इन्होंने 1528 हाईली गिफ्टेड चिल्ड्रन लिए थे। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी वो होती है जो बहुत लंबे समय तक की जाती है। इन्होंने अपनी ये जो स्टडी थी वो कैलिफोर्निया के स्कूल चिल्ड्रंस के ऊपर की थी। जब वो स्कूल में थे तब से लेकर जब वो एक ऑक्यूपेशनल मतलब जॉब करने लगे, वर्किंग हो गए, तब तक उन्होंने उनके ऊपर ये स्टडी की थी। तो उन्होंने जब देखा कि ये जो हाईली गिफ्टेड चिल्ड्रन थे, मतलब जिनका आईक्यू मीन एवरेज इन्होंने बताया वो 151 था, उन्होंने देखा कि जब बच्चों ने अचीव्ड रिमार्केबल ऑक्यूपेशनल सक्सेस इन लेटर लाइफ, तो उन्होंने देखा कि उनके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी साइन नहीं दिखी, जिसमें इन्होंने बताया कि जो साइकोमेट्रिक इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। जो इन्होंने टेस्ट किया था उसमें मीडियन बताया 178, और कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन आईक्यू एंड टीटीसीटी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग जो टेस्ट इन्होंने किया और आईक्यू लेवल पे टेस्ट किया, इन दोनों के बीच का रिलेशन जो आया वो 20 था। इसी तरीके से गिलफोर्ड ने भी टेस्ट किए अपने क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसमें इन्होंने कुछ सेट लिए थे, 120 सेट लिए थे, जिसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्होंने रखे थे अपने टेस्ट में, जैसे कि हम पहले भी एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी में पढ़ चुके हैं, जिसमें था इन्फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। वो बेसिकली क्या था, क्रिएटिविटी, जो पर्सन क्रिएटिव होता है उसके अंदर ये कंपोनेंट्स होने चाहिए, उस पर बेस्ड था इनका टेस्ट। तो जब इन्होंने ये पॉसिबिलिटी क्या हुई, क्रिएटिविटी अचीवमेंट वाज थॉट टू बी इम्पॉसिबल बिलो दिस, देयर वाज जो हाइपोथेसिस इन्होंने दिया था उसमें जी और एस फैक्टर को मेंशन किया जाता है। जैसे कि इसमें ये था, इस थ्योरी में जो देयर सोल थ्योरी है उसमें तो सजेस्ट दैट इंटेलिजेंस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर क्रिएटिव पोटेंशियल एंड अचीवमेंट, मेकिंग अ मिनिमम ऑफ जी फैक्टर नेसेसरी टू प्रोड्यूस क्रिएटिविटी। मीन्स कि अगर, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जी फैक्टर और एस फैक्टर, तो एस फैक्टर के लिए जी फैक्टर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा इन्होंने अपने टेस्ट में बताया, और क्रिएटिविटी को उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने मेंशन किया। इसके बाद इन्होंने एक ट्रायंगुलर पैटर्न दिया था, जिसको कुछ टाइम के बाद ट्रायंगुलैरिटी हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका एक जो पैटर्न दिया था वो यहाँ पे मैंने डायग्राम बताया है। इसमें इन्होंने बताया, एक साइड इन्होंने लिया जनरल इंटेलिजेंस जो जेनेटिक होता है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग लिया इन्होंने। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब कि एक ही प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। तो इन्होंने जो ट्रायंगुलर दिया इसमें बताया है कुछ पैरामीटर्स थे इनके, उनको मेज़र करने के बाद जब
बताया कि ये जो ट्रायंगुलर के अंदर जितने भी डॉट डॉट आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है, और जो इस ट्रायंगुलर के बाहर ये डॉट हैं ये कम क्रिएटिव पर्सन होते हैं, इन्होंने इसमें मेंशन किया। और इसमें बताया है कि जो डेटा था उनका लो आईक्यू और हाई क्रिएटिविटी, बहुत ही कम दोनों का रिलेशनशिप होता है। मीन्स कि अगर लो आईक्यू है तो जो उस पर्सन में हाई क्रिएटिविटी हो सकती है अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। उसके बाद हाइज आए और 1989 में इन्होंने बताया एक अल्टरनेटिव, जैसे कि गिलफोर्ड ने दिया अपना ट्रायंगुलैरिटी हाइपोथेसिस, इन्होंने दिया था सर्टिफिकेशन हाइपोथेसिस, जिसमें इन्होंने क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के लिंक्स को बताया। उसमें ये बताया कि इन्होंने ठीक गिलफोर्ड के उल्टा बताया। गिलफोर्ड ने बताया कि अगर आईक्यू लेवल लो है तो क्रिएटिविटी हाई हो सकती है, बट इन्होंने बताया कि अगर रिकॉग्नाइजेबल लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, हाई लेवल अगर क्रिएटिविटी रिकॉग्नाइज होती है तो उसका ऑक्यूपेशन या मतलब कि जो हाई लेवल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन भी हाई हो सकता है। जैसे आर्किटेक्चर और साइंस से रिलेटेड जितने भी ऑक्यूपेशन हैं उनका आईक्यू लेवल और क्रिएटिविटी जो है वो इक्वल होता है, बट इस चीज़ को सोसाइटी जो है वो डिनाई करती है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, सिंस एकेडमिक परफॉर्मेंस इज़ कोरिलेटेड विथ आईक्यू, एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो कोरिलेट करती है आईक्यू से। अगर आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपका आईक्यू लेवल अच्छा है, अगर अच्छी नहीं है तो आपका आईक्यू लेवल लो है। सोसाइटी इसी के थ्रू चलती है। वो कहते हैं कि सोसाइटी इस चीज़ को डिनाई करती है। अब वो कहती है, सोसाइटी कहती है कि अगर आपका आईक्यू लेवल लो है तो आपकी क्रिएटिविटी भी लो होगी, ऐसा इनका मानना है हायर्स के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या लगता है कि अगर आईक्यू लेवल लो है तो क्रिएटिविटी भी लो होगी, या क्रिएटिविटी हाई है तो इंटेलिजेंस जो है आईक्यू लेवल है वो लो होगा? कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो कि जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है ये अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड या फिर अदर जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग है। आप विद डायग्राम इसको एग्ज़ाम्स में अगर मेंशन करेंगे विद जो कोरिलेशन बताया गया है और जो मीडियन बताया गया है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।